स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। झुंझुनू में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज बता दें कि दूसरा दिन है। 2 दिवसीय ये बैठक है जिसका आज दूसरा दिन। 5 चरणों में आयोजित होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पहले चरण में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। झुंझुनू के 42 मंडलों में प्रवास पर गए मंडल प्रभारी रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं बैठक में 500 से ज्यादा बीजेपी के नेता भाग ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर इस बैठक में महामंथन किया जाएगा। शेखावटी में पार्टी की मजबूती को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी कृष्ण सिंह से जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या कुछ जानकारी है आज बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन? जी ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि आज चुड़ेला स्थित जेजेटी यूनिवर्सिटी में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल जो बैठक आयोजित हुई थी, पहले चरण में बैठक आयोजित हुई थी वो पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई थी और दूसरे चरण की जो बैठक आयोजित हुई थी उसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और संगठन महामंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने है वो जिलाध्यक्षों और जिले के जो प्रभारी हैं उनसे 1-to-1 संवाद किया था और करीब 3 घंटे की वो महामंथन बैठक चली थी। उसके बाद उन्होंने बूथ पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर 1-to-1 जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों से रिव्यू लिया था। और आज की बैठक की बात करूं तो आज की बैठक है वो सुबह 10 बजे से शुरू होगी और इस बैठक में पहले चरण में है वो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। उसके बाद दूसरे चरण की जो बैठक होगी उसमें प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और जो झुंझुनू जिले के 42 मंडलों में जो 11 सांसद और 31 विधायक और उनके साथ जो सह प्रभारी लगाए गए हैं वो आज सुबह है जो मंडल प्रवासों के बाद जो वहां से जो फीडबैक लिया है वो लेके वो कार्य समिति की बैठक में पहुंचेंगे और संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है इसको लेकर जो उनके पास फीडबैक रहेगा वो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी को सौंपेंगे। और उसके बाद जो एक संयुक्त बैठक होगी उसमें प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जिलाध्यक्ष और जो बीजेपी के तमाम मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में भाग लेंगे। और वही बात करूं तो इस बैठक में जो बड़े चेहरे हैं वो कल देर शाम तक, जैसे गजेंद्र सिंह जी है वो पहुंच चुके थे और जो कैलाश विजयवर्गीय हैं वो भी इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। तो जो शेखावाटी में भाजपा की स्थिति को कैसे मजबूत किया जा सकता है इसको लेकर महामंथन है वो लगातार जारी है और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति है वो तैयार की जाएगी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को है वो एक बूथ लेवल तक घेरा जा सकता है, क्योंकि 17 दिसंबर को कांग्रेस है वो अपनी चौथी वर्षगांठ मनाएगी। तो भाजपा है बूथ लेवल पर इस चौथी वर्षगांठ को काले दिवस के रूप में मनाएगी। तो कहीं न कहीं भाजपा चाहती है कि कांग्रेस है उसको बूथ लेवल तक घेरा जाए और उसके जो 4 साल के वादा खिलाफी के जो काम है वो आम जनता के एक आंदोलन और रणनीति के तहत पहुंचाया जाए ताकि कांग्रेस को पूरी तरीके से घेरा जा सके। जी कृष्ण, देखिए कल पहली बैठक हुई थी, बैठक का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। तो आज की जो बैठक है उसमें क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? कल भी बड़े नेता इसमें शामिल हुए थे बैठक में, आज भी होंगे शामिल। तो आज की बैठक कल की बैठक से क्या अलग होने वाली है? एक तो मैं आपको बता दूं कि जब कल हमारी बात हुई थी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की तो उनका कहना था कि हमारा जो लक्ष्य है वो पहला लक्ष्य ये है कि प्रदेश के 52,000 बूथों तक जो संगठन बनाने का लक्ष्य है वो पूरा हो। तो करीब भाजपा ने है जो 48,000 बूथों तक अपनी पहुंच कर ली है। तो कहीं न कहीं जो जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को जो बूथ पर समिति गठन करने को लेकर जो काम दिया गया था उसको त्वरित गति से करने और जो किस तरह से आगामी 1 साल में कांग्रेस पार्टी को घेरा जा सके ताकि संगठन और जो खास करके जो शेखावाटी है उसमें भाजपा की स्थिति मजबूत हो सके। अभी सीटों के लिहाज से बात करूं तो शेखावाटी की 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से भाजपा के पास महज 3 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटें चूरू की है और 1 सीट झुंझुनू के सूरजगढ़ की है। सीकर में भाजपा की 8 सीटों में से 1 भी सीट पर खाता नहीं खुला था। तो ऐसे में भाजपा का पूरा फोकस बिल्कुल कृष्ण, आज की जो दूसरी बैठक होने वाली काफी अहम होगी। आगे की रणनीति पर पार्टी चर्चा करेगी। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी।
चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे दौसा से आ रही एक बड़ी खबर का। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक की आशंका है। जिला स्पेशल टीम ने एक परीक्षार्थी को स्टेशन से दबोचा है। परीक्षा देकर जयपुर जा रहा था आरोपी हेमराज मीणा। लालसोट क्षेत्र के अजयपुरा गांव का ये रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। राजसमंद पुलिस के इनपुट पर दौसा पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के मोबाइल पर परीक्षा से पहले ही पेपर आ गया था। इसके साथ ही बता दें कि आरोपी ने अन्य परीक्षार्थियों को भी पेपर ये फॉरवर्ड किया था। दौसा पुलिस अब आरोपी को राजसमंद पुलिस के हवाले करेगी। मोबाइल में मिले पेपर और एग्जाम पेपर से अब मिलान किया जा रहा है। बड़ी खबर ये इस वक्त की, वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका है। एक परीक्षार्थी को स्टेशन से पुलिस ने दबोचा है। ये परीक्षा देकर जयपुर जा रहा था। परीक्षा देने के बाद राजसमंद पुलिस के इनपुट पर दौसा पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आशीष से, जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी? पेपर लीक होने की आशंका है वन रक्षक भर्ती परीक्षा के। बिल्कुल, वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की पूरी संभावना है, क्योंकि जो आरोपी पकड़ में आया है इसका नाम हेमराज मीणा है, जो बांदीकुई लालसोट क्षेत्र के अजयपुरा गांव का रहने वाला है, जिसकी दूसरी पारी में परीक्षा थी और जो शनिवार को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक की परीक्षा देने के बाद वह जयपुर जा रहा था। इसी दौरान राजसमंद पुलिस को से इनपुट दौसा पुलिस को मिला कि राजसमंद से एक पेपर फॉरवर्ड हुआ है और दौसा के हेमराज मीणा नामक युवक जो परीक्षार्थी है उसके मोबाइल पर यह पेपर आया था। उसके बाद में दौसा पुलिस एक्टिव हुई और जैसे ही उसने परीक्षा केंद्र से बाहर आकर अपना मोबाइल चालू किया तो पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया। उसे दौसा रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने जो आरोपी हेमराज मीणा है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके मोबाइल से भी कई परीक्षार्थियों को ये पेपर फॉरवर्ड किया गया है। ऐसे में अब राजसमंद जो पुलिस है वो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कितने लोगों को ये जो पेपर है वो फॉरवर्ड किया गया है और जो मुख्य जो आरोपी है जो राजसमंद पुलिस ने गिरफ्त में लिया है उसने कितने लोगों को फॉरवर्ड किया है। इसमें पूरा जो जाल है उसको पुलिस खुलासा करने की कोशिश कर रही है और जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें रवाना की गई है और प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक जो इस पूरे चयन में जो शामिल लोग हैं उनको पकड़ा जाए और उसके बाद में पूरे मामले का खुलासा किया जाए। खास बात यह है कि जो प्रश्न पत्र है वो हस्तलिखित प्रश्न पत्र था। ऐसे में प्रिंटेड प्रश्न पत्र नहीं था, जिसके अधिकतर क्वेश्चन इसमें परीक्षा में आए हुए थे और दूसरी पारी का ये प्रश्न पत्र था। जी आशीष, जो एग्जाम पेपर फॉरवर्ड हुआ है और जो पेपर आया था, क्या उसमें जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्वेश्चन सेम थे, तो कितने लोगों को भेजा गया, इसकी अभी तक कुछ जानकारी, और क्या पूरा का पूरा पेपर ही सेम था? बिल्कुल, जो प्रश्न पत्र वहां से फॉरवर्ड किया गया था वो हाथ से लिखा हुआ था और जो हमारे पुलिस सूत्रों से हमारे जो जानकारी मिल पाई है काफी जो अधिकतर क्वेश्चन उसमें से मिले हैं। ऐसे में कितने क्वेश्चन मिले हैं या सभी क्वेश्चन मिले हैं वो जांच का विषय है, क्योंकि वो जो गुप्त डॉक्यूमेंट हैं जो हमको अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उसमें जो फॉरवर्ड पेपर आया था इसके बाद उसमें से प्रश्न पत्र मिले हैं। ऐसे में अब राजसमंद पुलिस अब कुछ ही देर में दौसा पहुंचेगी। उसके बाद में से आरोपी को यहाँ से डिटेन करके राजसमंद ले जाया जाएगा और उसके बाद में पूरी पूछताछ की जाएगी, पूरी चैन का खुलासा किया जाएगा कि ये पेपर आखिर किसने बनाया, किसने हाथ से लिखा और उसके बाद में कितने लोगों तक ये फॉरवर्ड हुआ। ठीक है आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी। और देखिए, कोटा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां 8 महीने की मासूम के अपहरण का ये मामला है। इसमें अपडेट है, अपहरण कर बेचने की कोशिश में ये किडनैपर लगे हुए थे। 2.5 लाख में सौदा करने की कोशिश ये किडनैपर कर रहे थे। कोटा पुलिस ने अपहरणकर्ता दंपत्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर ये कोटा से आपको बता रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने रात 2:30 बजे चलती ट्रेन से इस दंपत्ति को दबोचा है। अपहरणकर्ताओं को लेकर पुलिस नागपुर रवाना हुई है। वहीं महाराष्ट्र पुलिस कोटा पुलिस ने बता दें कि गिरफ्तार किया था महाराष्ट्र पुलिस इन लोगों को और अब महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया है इन दंपति को। अपहरणकर्ताओं को कोटा से नागपुर लेने आई थी महाराष्ट्र पुलिस। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में? कि ये 8 माह के मासूम का अपहरण कर ये दंपति जो है वहां से भागने की फिराक में थे और फिर
यहाँ जब कोटा के आसपास जब पहुंचे थे तो महाराष्ट्र पुलिस के इनपुट के आधार पर कोटा पुलिस ने चंद घंटों में ही वारदात को अंजाम देने वाले जो अपहरणकर्ता दंपति है उनको दबोचने में गिरफ्तार किया। हालांकि वो बच्चे को छोड़कर वहीं से आ गए थे। इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही नागपुर पुलिस ने जो है वहां महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कोटा पुलिस के लिए एक इनपुट के आधार पर, मात्र एक फोटो के आधार पर इन चलती ट्रेन में इन अपहरणकर्ता दंपति को गिरफ्तार करने में कोटा पुलिस की एक बड़ी सफलता, कोटा पुलिस को सफलता हाथ लगी है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो 8 माह के मासूम का अपहरण कर उसको 2.5 लाख रुपए में बेचने की वारदात को अंजाम देने की फिराक को में जो थे जो दंपति, उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। ये योगेंद्र कुमार जो है यहीं के निवासी, कोटा के निवासी है और नागपुर के चिकली जली बस्ती में निवास करते हैं, जबकि ये अपनी पत्नी रीटा के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद में वहां से जो है भागने में सफल हो गए। फिलहाल नागपुर जो पुलिस की टीम है वो देर रात को यहाँ से उनको लेकर रवाना हो गई। जी ओम प्रकाश, ये जो अपहरणकर्ता थे क्या ये पहले से परिचित थे? देखिए, इन्होंने 3 से 4 लोगों के साथ, एक फरजाना नाम की महिला, परवीन बादल और सचिन के साथ इन्होंने एक मासूम का अपहरण किया था। ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये पहले से परिचित थे या अनजान थे, लेकिन 8 माह के मासूम का अपहरण कर 2.5 लाख रुपए में बेचने की जो फिराक में थे। हालांकि पुलिस की सतर्कता से वहां बच्चे को पटक कर वहां से गायब होने में सफल हो गए थे, लेकिन कोटा पुलिस के सहयोग से इनपुट मिलने के बाद, क्योंकि वहां महाराष्ट्र के कमिश्नर के जो इनपुट मिलने के बाद यहाँ कोटा पुलिस अलर्ट हुई और अंता के आसपास, कोटा और अंता के बीच चलती ट्रेन से इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने 8 माह के बच्चे की अपहरण कर बीच। ठीक है ओम प्रकाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। योगेंद्र कुमार और रीटा योगेंद्र कुमार, इन्होंने एक 8 महीने का बच्चा लेके वहाँ से भाग गए। इसके बारे में कलमना पुलिस थाने में रिपोर्ट दाखिल होने के बाद पुलिस ने तुरंत में वहाँ हमारे पुलिस कमिश्नर श्री अमितेश कुमार सर, वहाँ के डीसीपी सर, पुलिस इंस्पेक्टर सर, इन सब ने मिलके अलग अलग टीम बना के और जो आरोपी के जो भागने की जो लाइन है उसको पहचान कर, मतलब उन जो एविडेंस है वैसे कि मोबाइल हो गए चेक करके और बातमीदार के हिसाब से गोपनीय बातमी लाकर। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से लूटपाट हुई है। श्रीगंगानगर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने ये लूटपाट की। पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से बता दें 50,000 रुपए लूटे हैं। रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 72 GB में ये लूट हुई। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची है और पूछताछ में जुट गई है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, श्रीगंगानगर से पेट्रोल पंप सेल्समैन से लूटपाट हुई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने ये लूटपाट की है। पेट्रोल पंप सेल्समैन से 50,000 लूटे हैं इन 3 बदमाशों ने। रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 72 GB में ये पूरी लूट की वारदात हुई, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। साफ देखा जा सकता है किस तरह से लूटपाट की गई है 3 बदमाशों के द्वारा पेट्रोल पंप सेल्समैन के साथ, और उसके साथ थोड़ी बहुत मारपीट भी की गई है सेल्समैन के साथ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नीचे पटक दिया गया सेल्समैन को और लूट करके ये जो 3 बदमाश थे मौके से फरार हो गए, लेकिन इनकी कारतूत पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं श्रीगंगानगर से। यहाँ पेट्रोल पंप सेल्समैन से लूटपाट हुई है। देर रात ये लूट की पूरी वारदात सामने आई है। बंदे थे अपने अनूपपुर साइड से आए थे, तो उन्होंने आके यहाँ बाइक खड़ी कर दी। तो एक बंदा इधर बाथरूम करने चले गया, तो मैंने पूछा कितने का तेल डलवाना, तो बोल रहे थे कि वो आएगा साथी हमारा, तो हम उसके पूछ से बताएंगे कितने का तेल डलवाना। तो बाद में एक बंदा बोला कोई नहीं 200 रुपये डाल दो, तो मैंने डाल दिया। तीसरा साथी उनका आया, तो उसने यहाँ से खड़े होके, मैं खड़ा था, उसने मेरे को उठा के नीचे गिरा दिया। पैसे थे, पैसे छीन के भाग गया।
और जयपुर में बुजुर्ग से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। एसबीआई में बुजुर्ग के साथ शातिरों ने 6 लाख की ठगी की। एफडी कराने के नाम पर बुजुर्ग से 6 लाख रुपए लिए और फिर बहाना बनाकर फरार हो गए। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। ठगी की जानकारी होने के बाद 85 साल के बुजुर्ग गणेश नारायण ने केस दर्ज करवाया है और अब न्याय की गुहार लगाई है। तो जयपुर में बुजुर्ग से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। एसबीआई बैंक में बुजुर्ग के साथ शातिरों ने 6 लाख की ठगी की। बता दें कि एफडी कराने के नाम पर बुजुर्ग से 6 लाख रुपए की ठगी की गई है। 6 लाख रुपए लिए और फिर बहाना फरार हो गया। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक बुजुर्ग को ठगी का शिकार बनाया गया। इस ठगी की जानकारी होने के बाद 85 साल के बुजुर्ग गणेश नारायण ने पुलिस में केस दर्ज कराया है और अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं वो। और टोंक जिले के जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर स्लीपर कोच ने आगे चल रहे और एक ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे की सूचना मिलते ही घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 4 एम्बुलेंस के जरिए 13 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बाकी घायल यात्रियों का स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया है। कोटा से हरिद्वार जा रही बस में ज्यादातर यात्री कोटा और बूंदी के हैं जो हरिद्वार जा रहे थे। हाईवे पर हादसे के दौरान हुए धमाके और घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और घायलों को बस से बाहर निकाला। पुलिस ने नाकाबंदी कर अब ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। ट्रोले से उसकी बिल्डिंग होगी पीछे वहाँ कनेक्टर से ना वो वहाँ से भग गया, मतलब वो नींद में चला रहा था गाड़ी। हम वो हरिद्वार दादी के अस्पताल लेके जा रहे थे। जो बरनी के पास में घाट थाना पुलिस के पास कोई आगे ट्रक था, उससे टकरा गई थी। उसके अंदर 9 लोग इंजर्ड हुए हैं। ज़्यादा सीरियस नहीं है, मामूली चोटें हैं लोगों के और सबकी स्थिति ठीक है, कंट्रोल में है। टोंक जिले के जयपुर कोटा नेशनल हाईवे से आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एक स्लीपर कोच ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। बड़ा यह हादसा हो गया जिसमें 20 लोग बता दें कि घायल हो गए हैं और इस हादसे की सूचना मिलते ही घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 4 एम्बुलेंस के जरिए 13 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। इसके साथ ही बाकी जो घायल यात्री हैं उनका स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया है। कोटा से ये बस हरिद्वार जा रही थी जिसमें ज्यादातर यात्री कोटा और बूंदी के हैं। ये लोग हरिद्वार जा रहे थे और बीच रास्ते में ही नेशनल हाईवे पर यह हादसा हो गया। हाईवे पर हादसे के दौरान हुए धमाके और घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण जो हैं वो भी मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकाला। न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों की साइकिल रैली आज है। बता दें कि लीगल अवेयरनेस के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। एल्बर्ट हॉल से गांधी सर्कल तक साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। न्यायाधीशों के साथ बता दें कि बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी कर्मचारी भी इस साइक्लोथॉन में शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बता दें इसका आयोजन किया जा रहा है। इस साइक्लोथॉन को लेकर चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी राकेश से, जो सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ तस्वीरें वहां से ये साइक्लोथॉन को लेकर? हाँ बिल्कुल देखिए ऋषिका, इस वक्त हम अल्बर्ट हॉल पर खड़े हैं। यहाँ पर जो तमाम न्याय जगत के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि आम आदमी तक जो लीगल सर्विसेज है, लीगल अवेयरनेस उनमें आए। हम दिखाना चाहेंगे इनमें महिलाओं के साथ साथ बच्चे हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, जो अब खुद आकर के साइकिल चला करके लोगों में मैसेज करेंगे कि जो लीगल सेवाएं किस तरीके से उनका आम आदमी फायदा ले सकता है। खासतौर पर हम चाहे राष्ट्रीय लोक अदालतों की बात करें या दूसरे जो और भी ऐसे मामले हैं जिनके बारे में आम आदमी को जानकारी नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर जज शिव कुमार गुप्ता और जज जो है अस्कर राव जी हैं। सबसे पहले जज शिव कुमार गुप्ता जी से बात करते हैं। सर, आज ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी से बात करते हैं। जज साहब, आज जो साइक्लोथॉन आयोजित की जा रही है, किस तरह का उद्देश्य है, कहां से निकले?
जी हम लीगल एड सर्विसेज वीक मनाते हैं और अभी हमारे कल राष्ट्रीय लोक अदालत थी, उसमें बड़ी अच्छी सक्सेस मिली है। उसको हम वीक को समापन आज साइक्लोथॉन के माध्यम से करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस हमारी सेवाओं की जानकारी आम जनता को बहुत अच्छी तरह मिले। हमारा मोटो है न्याय सबके लिए। न्याय सबके लिए में हम चाह रहे हैं कि किसी भी कारण से कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न हो, चाहे वो उसको अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति धर्म किसी भी संप्रदाय का किसी का है, सभी के लिए न्याय उपलब्ध है। और न्याय को हम आसानी से किस तरह से उपलब्ध करा सकते हैं, इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए आज इस साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, जज ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी का कहना है कि आम आदमी को किस तरीके से सस्ता सुलभ न्याय मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ सेक्रेटरी अक्षर राव जी हैं। मैडम, जिस तरीके से छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, इनको भी अवेयर करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि क्या मायने हैं, किस तरीके से प्रयास है? जितने भी लीगल सर्विसेज हैं उसमें जो हमारा सेक्शन 12 लीगल सर्विसेज एक्ट है उसमें स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन है। बट आज की जो रैली का उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारा नालसा कैंपेन हफ्ता चल रहा था उसमें हमारी सारे स्टेक होल्डर्स ने सभी ने बहुत एनर्जी के साथ पूरे एंथुजियाज्म के साथ काम किया। और आज हम लास्ट में यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब पर्यावरण के लिए भी एक जिम्मेवारी रखते हैं एंड इस चीज़ को वो करने के लिए, सबको रिजुविनेट करने के लिए आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। साइकिल रैली आयोजित की जा रही है, छोटे बच्चे भी इसमें शिरकत कर रहे हैं चूंकि लीगल अवेयरनेस के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका और आप किस तरीके से लीगल अवेयरनेस में? दृश्य श्याम। हाँ, तो आज ये साइकिल रैली आयोजित की रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? हाँ, आप बताइए। छोटे बच्चे हैं, उनमें धीरे धीरे जागरूकता आने के प्रयास यहाँ पर जो आप बताइए किस तरीके से लीगल जो रैली आज साइकिल रैली है इसमें किस तरीके से? अभी मैं अपने पापा के साथ आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग यहाँ पे मिलकर साइकिल चलाएंगे और इसे बढ़ावा देंगे। थैंक यू। आप बताएंगे सर, आप बताएंगे सेक्रेटरी साहब किस तरीके से लीगल अवेयरनेस के एफर्ट्स हो रहे हैं? नालसा का जो आउटरीच प्रोग्राम है आज उसका समापन समारोह है, इसी के तहत ये साइक्लोथॉन आयोजन किया गया है। हम डीजे साहब के सानिध्य में हम इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं और जैसा लीगल सर्विसेज का मोटो डीजे साहब ने बताया न्याय सबके लिए, तो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे इसके लिए जागरूकता आयोजन करने का ये कार्यक्रम है, जिसमें हमें सभी का सहयोग मिला है। न्यायिक अधिकारी, छोटे बच्चे, महिलाएं, आपने सभी देखा है, सभी इसमें सम्मिलित हुए हैं। बिल्कुल एफर्ट्स किए जा रहे हैं। हम बताना चाहेंगे यहाँ पर जो बिल्डिंग ओनर्स, पोस्टर और गाड़ियां यहाँ पर बकायदा लीगल सेल की जो व्हीकल्स है उनको भी लगाया गया है और इधर दिखाना चाहेंगे छोटे छोटे बच्चे अवेयरनेस, क्योंकि जो सुबह जागता है वो जागरूक माना जाता है। जागरूकता, ऐसे जागरूक लोगों को लीगल अवेयर किस तरीके से किया जाए ये प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। यहाँ पर न्यायिक अधिकारी भी हैं, जजेस भी हैं, न्यायिक कर्मचारी भी हैं। ठीक है राकेश, शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालौर के भीनमाल से खबर आपको बता दें, यहां 1 नवंबर को बीजेपी के वरिष्ठ नेता के घर में घुसकर पुत्रवधू पर हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट के इरादे से आए 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े घर पर धावा बोला था और उसके बाद विरोध करने पर जानलेवा हमला कर दिया था। तीनों आरोपियों ने बीजेपी नेता जोरावर सिंह राव की पुत्रवधू शिल्पा कंवर पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए थे, जिसके बाद से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जालौर जिले के भीनमाल शहर में पिछले दिनों वरिष्ठ भाजपा नेता की पुत्रवधू पर हुए जानलेवा हमले के मामले में जालौर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भीनमाल पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने लूट के इरादे से ये लोग घर में पहुंचे थे और उसके बाद विवाहिता पर जानलेवा हमला किया गया। हमारे साथ जालौर के एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल है, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ी कामयाबी जालौर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि जिस तरीके से दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ, कैसे खुलासा हुआ? ये सूचना 1 नवंबर को हमारे पास आई थी, जब भीनमाल कस्बा निवासी जोरावर सिंह जी ने कंप्लेन किया था कि उनकी पुत्रवधू जो घर पे अकेली थी, उनके साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने शार्प वेपन से हमला किया। काफी चोटें लगी, विशेष करके सर पे भी चोट लगी। इसी में अलग अलग टीमों का गठन किया गया, एमओबी टीम का यूज लिया गया, एफएसएल टीम को बुलाया गया मौके पे और तकनीकी सहायता भी लेते हुए हमने 3 मुलजिमों को आज अरेस्ट किया है बापरदा, और अभी अनुसंधान जारी है। प्रथम दृष्टया यही। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।